गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी। आज हम पिछली वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हम पढ़ रहे थे कि समविभाजन सिद्धांत की अनुप्रयोग। उस अनुप्रयोग में हम आज पढ़ेंगे एक परमाणु आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्माएं कैलकुलेट करेंगे। एक परमाणु का आदर्श गैस मोनोटॉमिक आइडियल गैस। मोनोटॉमिक आइडियल गैस में एक परमाणु आदर्श गैस, ठीक है। इसमें जो परमाणु है उसमें ये एक परमाणु है, ओके, ये ध्यान रखना है। एक परमाणु आदर्श गैस का मतलब होता है कि यह है गैस जिसमें कि एक परमाणु होता है, ओके। अब एक परमाणु आदर्श गैस की जो अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो हमें पता है कि गैस में जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि अणु क्या है वो गति करते रहते हैं, इसलिए अणुओं की जो टोटल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। और गतिज ऊर्जा को जो बताया जाता है वो हाफ mv² होता है। ई बराबर क्या होता है गतिज ऊर्जा? हाफ mv²। यदि इसको संवेग में करें तो ये आ जाएगा p²/2m। यानी ये कह सकते हैं कि जो अणुओं की ऊर्जा है वो संवेग निर्देशांक के वर्ग के समानुपाती होता है, ओके। यानी संवेग निर्देशांक का द्विघाती फलन हो गई ये ऊर्जा। और यदि हम x डायरेक्शन में भी होगा ये संवेग निर्देशांक, y डायरेक्शन में भी होगा, z डायरेक्शन में भी होगा, तो अणु की जो कुल ऊर्जा है वो E बराबर 1/2 px² + py² pz²। तो ये संवेग निर्देशांकों का द्विघाती फलन हो गया। अब जब कोई ऊर्जा किसी निर्देशांक का द्विघाती फलन है तो उन निर्देशांकों या स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? हाफ के टी। ये कहता है समविभाजन सिद्धांत। तो यहाँ पर ये ऊर्जा द्विघाती फलन हो गई, तो ऊर्जा का संबंध हाफ के टी होना चाहिए, यानी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित ऊर्जा हाफ के टी होनी चाहिए। जब हाफ के टी ऊर्जा होनी चाहिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और क्योंकि एक परमाणु आदर्श के तीनों दिशाओं में, x दिशा में भी जा सकता है, y दिशा में भी जा सकता है, z दिशा में भी जा सकता है, तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। कोटियों की संख्या, स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 3 दिशाओं में होगी तो 3 हो गई। स्थानांतरण गति होगी तो 3 हो गई। और जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 3/2 kT, क्योंकि f डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित ऊर्जा है वो कितनी होती है? f × हाफ के टी। हाफ के टी को जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे गुणा कर दीजिए तो वो अणु की कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो 3/2 kT आ गया। 3/2 kT इस गैस के, 1 मोल गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान हो गया, ओके। 3/2 kT, ओके। और यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या यदि n है तो n के बराबर हो जाएगा r, तो 3/2 RT, ओके। तो आंतरिक ऊर्जा का मान आ जाएगा 3/2 RT। अब CV का मान निकाला। जब आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात हो गया तो CV का मान इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि CV जो होता है वो होता है CV बराबर होता है du/dt। इसमें t के सापेक्ष अवकलन करो u का। u क्या है हमारे पास में? 3/2 RT। तो इसमें 3/2 R तो कॉमन आ गया और t के सापेक्ष करा तो 1 आ गया, तो 3/2 R। यानी CV/R का मान जो है वो 3/2 को मान निकाला तो 1.5, ठीक है। 3 में 2 का डिवाइड किया तो 1.5, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर 1.5 प्राप्त हुआ है एक परमाणु आदर्श गैस के लिए, मोनोटॉमिक आइडियल गैस के लिए। अब CP का मान निकाल सकते हैं। CP का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है कि CP जो है वो होता है CV में R जोड़ दो, तो CV का मान रखा हमने क्या? 3/2 R प्लस ये R यहाँ आ गया, तो 3/2। तो ये हमने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लिया 2, तो 3 और 2 5/2 R। तो CP/R का मान हो गया 5/2। इसका डिवाइड करके देखा तो उसमें आता है 2.5, यानी CP का मान ज़्यादा है, CV का मान कम है, ओके। अब गामा का मान, ऊष्मागति की नियतांक। ऊष्मागति की नियतांक क्या होता है? CP/CV। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो है वो ऊष्मागति की नियतांक कहलाता है। तो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात CP/CV। CP का मान रखा, CP का मान रखा f/2 डिवाइडेड बाय CV। CV का मान रखा f, ठीक है। तो यहाँ पर इस वन एटॉमिक आइडियल गैस के लिए CP का मान जो है वो 5/2 और CV का मान क्या है? 3/2, तो 5/3, तो यानी 1.67।
ओके, तो यहाँ पर गामा का मान जो कितना आ गया है 1.67, CV का मान 1 एटॉमिक आइडियल गैस के लिए 1.5 और CP का मान 2.5। तो यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है इसमें ये निकाला गया है कि ये गैसेस हैं, इन गैसेस के लिए CV/R का, CP/R का और गामा का मान ये देखा गया है, इतना प्राप्त होता है। ओके, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो उसमें भी 1.67 के आसपास प्राप्त होता है गामा का मान। ओके, अब हम डायटोमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट्स निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट कौन सी? CV, CP और गामा। तो डायटोमिक गैस के लिए सबसे पहले हम आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे। आंतरिक ऊर्जा निकाल करके फिर CV निकाल सकते हैं, CP। आंतरिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए हमें? आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 12 kT × F, ठीक है। और कितने अणु हैं वो, ओके, तो कितने अणु हैं वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कि डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे वो F बराबर कितना था? 3। और डायटोमिक गैस के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 2 परमाणु गैस है, एक ये परमाणु है और ये दो परमाणु गैस, ठीक है। तो 2 परमाणु गैस है, तो एक तो स्थानांतरणीय गति, यानी ये दोनों परमाणु x दिशा में भी जाएंगे, y दिशा में भी जाएंगे और z दिशा में भी जाएंगे। तो 3 तो स्थानांतरणीय गति तो हो ही गई, ठीक है। दूसरी क्या है? क्योंकि ये डायटोमिक है, तो डायटोमिक है तो ये रोटेशन कर सकते हैं, एक बार यूँ रोटेशन कर सकते हैं, एक बार यूँ रोटेशन कर सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये यूँ रोटेशन कर दिए और ये यूँ भी रोटेशन कर सकती है। एक तो यूँ रोटेशन कर सकते हैं, यूँ भी घूम सकते हैं, और एक ये यूँ भी घूम सकते हैं। तो 2 तरह के रोटेशन की हो गई। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 रोटेशन की हो गई और 3 स्थानांतरण की। तो टोटल कितनी होगी? 3 + 2 = 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। जब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आ गया है तो आंतरिक ऊर्जा का जो मान है U बराबर आ जाएगा 5/2 N0kT, और N0k का मान रहता है गैस इस तरह, अवोगाद्रो संख्या इंटू बोल्ट्जमान नियतांक का जो गुणा है वो R के बराबर होता है, तो 5/2 RT। तो ये आ गई इसकी आंतरिक ऊर्जा। जब आंतरिक ऊर्जा का मान आ गया है तो आंतरिक ऊर्जा का मान CV वाले फॉर्मूले में रखेंगे, du/dt, यानी इस U का T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये F/2 तो उस फॉर्मूले से आ गया, 5/2 R आ गया। ओके, 5/2 R आ गया तो CV/R का मान कैलकुलेट, तो 5 में 2 का डिवाइड किया तो 2.5। और CP का मान निकालेंगे तो 5/2 + R, 5/2 + R करेंगे तो 7/2 R, तो इसका मान निकाला तो 3.5। और इन दोनों का रेशियो निकालें, गामा CP/CV, CP/CV तो 7/2 / 5/2 तो 7/5, 1.4। तो ये है डायटोमिक गैस के लिए। ओके, तो इस मोनोटोमिक गैस और डायटोमिक गैस को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए जो गामा का मान है वो गामा का मान यहाँ पर 1.67 है, ये मोनोटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस में ये ऑब्वियसली बात है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेंगे तो ये 1.4 यानी CP/CV, ठीक है। CV का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। CV का मान बढ़ता जाएगा तो गामा का मान कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गामा का मान कम होता जाएगा। गामा के मान में कमी होती जाती है, किसके साथ? नंबर ऑफ एटम्स गैस में जैसे जैसे बढ़ते हैं। यदि ट्राइएटॉमिक गैस लेंगे तो उसके लिए गामा का मान और कम आएगा। मोनोटॉमिक गैस के लिए सबसे अधिक, फिर डायटोमिक गैस के लिए कम, फिर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए और कम। तो गामा का मान नंबर ऑफ एटम्स के साथ डिक्रीज होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है गामा की वो 1.67 होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1.67 है और गामा का मान 1 से कम नहीं हो सकता। ओके, तो ये गामा के लिए है कि वैल्यू, कि गामा की वैल्यू अधिक से अधिक वैल्यू 1.67 होती है और कम से कम इसका मान 1 रहता है। तो गामा की जो वैल्यू है वो हम ऐसे कह सकते हैं, गामा 1.67 से अधिक, या हम कह सकते हैं इक्वल। 1.67 के इक्वल रहता है मैक्सिमम वैल्यू ये रहती है, मिनिमम 1 रहती है।
ओके, तो इस तरह से हम डायटोमिक गैस की विशिष्ट ऊष्माएं हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से ट्रायोटोमिक गैस की विशिष्ट ऊष्माएं। तो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा हमने निकाल ली। अब हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए हम इसकी आंतरिक ऊर्जा निकालना चाहेंगे। पहले आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ठोसों में गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, जबकि गैसों में सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। तो E बराबर p²/2m था सिर्फ गैसों में। ये ठोसों की बात करें तो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हाफ kx² या हाफ अल्फा x²। तो यह ठोसों की x दिशा में कुल ऊर्जा हो जाएगी p²/2m हाफ अल्फा x²। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी क्या है, इसका ऊर्जा जो है वो px का द्विघाती फलन है और ये ऊर्जा जो है वो x भी एक निर्देशांक हो गया और px भी निर्देशांक हो गया। ये दोनों का द्विघाती फलन है। जब कोई भी स्वतंत्रता की कोटि या कोई भी चर का द्विघाती फलन होती है ऊर्जा, तो उससे संबंध ऊर्जा जो है वो हाफ kT होगी। तो इससे संबंधित ऊर्जा हाफ kT आ गई। इससे संबंधित इस x निर्देशांक से संबंधित ऊर्जा हाफ kT आ गई, px निर्देशांक से संबंधित ऊर्जा हाफ kT आ गई। तो टोटल जो ऊर्जा है वो कितनी हो गई, kT। ठोसों की जो टोटल ऊर्जा है वो kT हो गई, जबकि गैसों की जो ऊर्जा है वो हाफ kT होगी। ओके, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तब अणु की, क्योंकि जो ठोस है वो तीनों दिशाओं में जा सकता है, तो ये 3 kT, x दिशा भी, y दिशा भी और z दिशा भी। तो अणुओं की कुल माध्य ऊर्जा 3 kT आ गया। तो ये अणुओं की कुल ऊर्जा आ गई। तो n अणु हो तो 3n kT। यदि ये तो एक अणु की हो गई, और यदि गैस इस ठोसों में n अणु हो तो n अणुओं की कुल ऊर्जा U बराबर 3n kT और n kT बराबर R आ जाएगा। ओके, तो 3/3R। ओके, तो CV का मान निकालें। CV का मान आ जाएगा CV बराबर du/dt। U का मान रखें 3RT, RT T के सापेक्ष अवकलन किया 3R के बराबर आ गया। तो ये CV का मान आ गया। इसी तरह से CP का मान निकाल सकते हैं। CP का मान निकालने के लिए वही हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा CV प्लस R। तो यानी कि CV का मान आ जाएगा 3R प्लस R बराबर 4R। इस तरह से ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात की जा सकती है। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात करी और ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात करी। किसको उपयोग में लेते हुए, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को उपयोग में लेते हुए। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत का ये क्या हो गया, अनुप्रयोग। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात करने में उपयोग में आता है और गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं ज्ञात करने में उपयोग में आता है। गैसों की विशिष्ट ऊष्माएं क्या होती है ये देखा, मोनोटॉमिक की होती है, डायटोमिक की। और ठोसों की विशिष्ट ऊष्माएं क्या होती है वो हमने देखी। तो आज का जो लेसन है वो इस एप्लीकेशन पे ही एंड कर रहे हूँ, और जो नेक्स्ट सेशन है वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।